वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ है जिसका टाइटल है रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये कहता है कि द मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज कंडक्टर्स, semiconductors and insulator depending on their resistivity. In an increasing order of their values, metal have lower resistivities. Metal के पास जो है resistivity काफी कम होती है in the range of 10 to the power minus 8 ohm meter. At the other end are the insulator like ceramic, rubber and plastic having resistivity 10 to the power 18 times greater than metals or more. In between the metals and the insulators are the semiconductors. इनके बीच में semiconductors आते हैं जिनकी resistivity इन दोनों के बीच में होने वाली है. These however have resistivities characteristically decreasing with a rise in temperature. Semiconductor की जो resistivity है कहा गया है कि decrease होती है with rise in temperature. The resistivity of semiconductor can be decreased by adding small amount of suitable impurities. सुटेबल इंप्योरिटीज डालकर भी इसकी रेजिस्टिविटी को डिक्रीज किया जा सकता है. रेजिस्टिविटी बिल्कुल इनवर्स होता है कंडक्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी कम कर रहे हैं इसका मतलब कंडक्टिविटी बढ़ रही है. The last feature is exploited in the use of semiconductor electronic devices. Commercially produced resistor for domestic use or in labs are of two major types, wire bound and carbon resistors. दो तरह के रेजिस्टर्स काम आते हैं. लास्ट में ये लाइन यहाँ पे लिख दी है इन्होंने. अब सबसे पहला पार्ट जो है हम सॉल्व कर रहे हैं. इन द इंक्रीजिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर 300 to 400 केल्विन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली. तो सिलिकॉन और कॉपर का जो रेजिस्टिविटी है आपको बताना है कि वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या डिक्रीज होगा. ये चीजें आपको बतानी है. तो जब आप चैप्टर देखते हैं अपने एनसीईआरटी में तो आपको ग्राफ दिया हुआ है नाइक्रोम का, कॉपर का और सेमीकंडक्टर का, यानी कि सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर है, कॉपर एक मेटल है. तो इनका ग्राफ कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूं. ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है. यहां पे लिखा हुआ है फिगर 3.9 में रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. और आप देख सकते हैं कि कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है टेम्परेचर के साथ इस तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है. यहां से यहां तक की रेंज में एक्सपोनेंशियली ये बढ़ रही है. नाइक्रोम की यदि बात करें तो नाइक्रोम जो है लीनियरली इंक्रीज हो रही है इसकी रेजिस्टिविटी. और बात करें सेमीकंडक्टर सिलिकॉन की, यहाँ पे रेजिस्टिविटी जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है. ये लगभग 150 जो है केल्विन आता है. यहाँ पे दिया नहीं हुआ है लेकिन आप ऐसे याद कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे इनका ये वाला पार्ट होता है ऑरिजिन के सबसे निकट वो 150 केल्विन पे होता है अप्रोक्सीमेटली. तो हमसे रेंज जो पर्टिकुलर पूछा गया है वो है 300 से 400 केल्विन. अब 300 से 400 केल्विन में देखिए बेटा, ये 150 पे यहाँ है और ये कुछ इस तरीके से ही बढ़ने वाला है. यदि ग्राफ को यदि मैं मान लूं कि ये ऐसे ही आगे कंटिन्यू होगा, सो 150 से 300 जो है ये ऑलमोस्ट कह सकता हूं कि ये वाला जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट लीनियर इसे माना जा सकता है. यदि हम यहां से यहां की बात करें, यदि मैं 50 से 100 की बात करता तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग में यहाँ पे लिखता. लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं 300 से 400 केल्विन के बारे में तो उसमें ग्राफ को लीनियर बताया जा सकता है. तो लीनियरली इंक्रीज होता है कॉपर का ग्राफ. और बात करें यहाँ पे सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में 150 ये है, 300 जो है यहाँ पे है और 400 यहाँ है. तो 300 से 400 ये लीनियर नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग इसको कहा जा सकता है, डिक्रीजिंग कहा जा सकता है. तो ऑप्शन देख लेते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास. तो लीनियर इंक्रीज फॉर कॉपर, लीनियर इंक्रीज फॉर कॉपर, लीनियर डिक्रीज फॉर कॉपर. तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया. पहली बात तो इंक्रीजिंग आएगा कॉपर के लिए और सिलिकॉन के लिए डिक्रीजिंग आना चाहिए. तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज तो आ नहीं सकता, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. ये ऑप्शन भी इंक्रीज गलत हो जाएगा बिकॉज इंक्रीज नहीं डिक्रीज होता है सेमीकंडक्टर के लिए. तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है. ऑप्शन नंबर सी आप इसे टिक कर देंगे. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर. बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है. अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th of October से, जो कि 7th of October से लेके 29th of October तक चलेगी. डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना. और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे, 2023 में देंगे 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है.
ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस इन इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर की जब हम बात करते हैं तो हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा हो, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपने जो पढ़ा होगा कि जब हम करंट पास कराते हैं किसी रेजिस्टर में से तो I² RT के बराबर वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो हमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस हमें चाहिए। तो कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड जो है बहुत ही एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन यहाँ पे नाइक्रोम की बात करें, नाइक्रोम का रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, इसलिए नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। नाइक्रोम का इस्तेमाल जो वाटर हीटर होता है आपके घरों में उसमें इस्तेमाल करते हैं, जो भी इमर्जन रॉड होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉफी हीटर, कॉफी मेकर जो होता है, कैपेचिनो मेकर और एस्प्रेसो मेकर, सब में इस नाइक्रोम के एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा डी। यदि डी नाइक्रोम नहीं होता तो कोई हायर रेजिस्टेंस का कोई मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड आपसे कहता है द IV ग्राफ फॉर मटेरियल इज गिवन एट 2 टेम्परेचर। वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ दिया है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो आप देख सकते हैं कि ये I और V के बीच में जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब ओम्स लॉ का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहे हैं। ओमिक रेजिस्टेंस उनको कहा जाता है, ऐसे रेजिस्टेंस जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक रेजिस्टेंस है। और हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला। तो यहाँ पे Y एक्सिस पे है करंट, X एक्सिस पे है वोल्टेज। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा I इज इक्वल टू 1/R इंटू V। तो ये Y एक्सिस पे है करंट, ये X एक्सिस पे है करंट, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, ये स्लोप है। तो Y इज इक्वल टू mx लाइन की इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करता हूं तो इस लाइन का जो स्लोप है वो 1/R के बराबर है, यानी कि स्लोप इज इक्वल टू 1/R। तो जिसका स्लोप जिस लाइन का ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा कम होगा। तो स्लोप इसमें से किसका ज्यादा है भैया? स्लोप ज्यादा है T2 का, इस वाले ग्राफ का स्लोप ज्यादा है इसका, इसलिए इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होने वाला है। इसका स्लोप कम है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब आपको पूछा गया है कि कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो हम जानते हैं कि इन मटेरियल्स में जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनमें होता क्या है कि रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो जिसका बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है इसका मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा, ये टेम्परेचर कम रहा होगा। दैट मींस T1 मस्ट बी ग्रेटर देन T2। तो T1 ग्रेटर देन T2 हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, वही हमें टिक करना है। समझ गए? रिलेशन आप जानते हैं, एक बार लिख भी देता हूं। रेजिस्टेंस किसी टेम्परेचर T पर इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है उन मटेरियल्स के लिए जिनका लीनियरली वेरी होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, वही सवाल मिल गया उसी फॉर्मूले पे बेस्ड। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 20 एंड 500 डिग्री सेल्सियस इज 60। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस इज 25 ओम। तो यहाँ पे देखिए 500 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 60 ओम है और 20 डिग्री सेल्सियस पर हमारे पास रेजिस्टेंस 20 ओम है, और कहा गया है कि 25 ओम किस टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो देखिए 60 और 20 के बीच में 25 ओम रेजिस्टेंस है, तो मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली जो टेम्परेचर जिस पर ये रेजिस्टेंस हुआ होगा वो 20 से ज्यादा 500 से कम रहा होगा। टी की जो वैल्यू है वो 500 से कम और 20 से ज्यादा रही होगी। तो मैं इसको मान लेता हूं कि एक रेफरेंस हमारे पास टेम्परेचर है और ये रेफरेंस हमारे पास रेजिस्टेंस है। पहले मैं इसके और इसके लिए जो है इक्वेशन लगा रहा हूं कि रेजिस्टेंस एट बढ़ा हुआ टेम्परेचर 60 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस जो हमारा बेस है विच इज 20 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। 500 माइनस 20 कितना आ गया आपके पास? ये 480 आ गया, 480 आ गया। तो यहाँ 0 से 0 चला गया, ये 3 बार चला गया, 3 में से 1 गया, 2 चला गया। सो 1/240 जो है
वो अल्फा की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब मैं इसके और इसके लिए जो है दोबारा से इक्वेशन लगाऊंगा कि 25 इज इक्वल टू 21 प्लस अल्फा, अल्फा इज 1/240 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है बेटा, यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर विच इज T-20। सॉल्व करिएगा इसे, 5 से गए 4 बार, 5 से गए 5 बार, सो 5/4 - 1 इज इक्वल्स टू 1/240 इंटू T-20। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/4, ये 1/4 है, ये 60 आ जाएगा। सो 60 इज इक्वल्स टू T-20। सो T की वैल्यू आपको मिल जाती है 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस के बराबर, विच इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर। बहुत आसान सवाल है। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी, बताइए इनमें क्या रिलेशन है। ये इस तरीके से ये जो है रिलेटेड होते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी, तो रो इनटू सिग्मा कितना हो जाएगा आपके पास, 1 के बराबर। तो इनका प्रोडक्ट कितना हो गया है, नन ऑफ दीज कह सकता हूं। इनका प्रोडक्ट जो है यूनिटी के बराबर है, 1 के बराबर है, तो इसमें से नन ऑफ दीज जो है हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ईएमएफ ऑफ द सेल, जो हमारे पास टाइटल है, एक पैराग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी that maintains a continuous flow of charge in a circuit. It changes chemical energy into electrical energy. सब पता है ये आपको। It has two electrodes, positive electrode and negative electrode, as shown below. Electric cell has to do some work in maintaining the current through a circuit. The work done by the cell in moving unit positive charge through the whole circuit, including the cell, is called the electromotive force, EMF of the cell. तो एक सेल के लिए डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से सुनना। यदि आपसे पैराग्राफ में सिर्फ छोटी छोटी सिंपल सी बातें कही गई हैं इस सेल के बारे में, लेकिन सवाल सेल की इनर वर्किंग से रिलेटेड जो है आएगा, और सवाल में न्यूमेरिकल भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब सेल यदि दे दिया तो सेल की पूरी कहानी आपको मालूम होनी चाहिए कि यार सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, वर्क डन बाय सेल कैसे निकालते हैं, और वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये इस सवाल का मतलब है, ठीक है। सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं होगा, इसके आसपास जितनी भी थ्योरी है उससे रिलेटेड सवाल जरूर इसमें आने वाले हैं। ये तो वैसे भी सैंपल पेपर है, लेकिन यदि असली में यदि सवाल आएगा तो उससे आसपास जितनी भी थ्योरी है वहां से आ सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है भरा होता है, और इलेक्ट्रोलाइट में केटायंस और एनायंस जो हैं वो रेस्पेक्टिवली इस पे और इस पे जो है चले जाते हैं। जो हमारे पास नेगेटिव आयन है वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलने लगते हैं, और जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ चलने लगते हैं, और इस तरीके से पूरा सर्किट जो है कंप्लीट हो जाता है। नीचे सर्किट कंप्लीट हो गया और ऊपर सर्किट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो ये पूरा जो करंट है इसमें फ्लो होने लगता है, और इस रेजिस्टेंस में I²R के बराबर पावर कंज्यूम होने लगती है। तो सवाल पहला हमारे पास है, when two electrodes positive and negative of a cell are immersed in an electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, जो केमिस्ट्री में भी है आपके। The charges are exchanged, charges are exchanged। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, और वो रेस्पेक्टिवली पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो चलने लगते हैं, वहां पे जाके चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ओनली, नहीं, बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारे पास आना चाहिए कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। सी ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा सवाल है, करंट फ्लोइंग इन द सेल। करंट फ्लोइंग इन द सेल, कौन सा सेल की बात कर रहे हैं? ये इस डायग्राम में जो दिखाया है उस सेल की बात की जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये सेल है, और सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट एंड लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ है। तो यहाँ पे यदि मैं एक सिंपल आपको एक सर्किट बना के दिखाऊं, तो यहाँ पे एक इस तरीके से सेल है, इसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है हमारे पास आ जाएगा R+R, और EMF जो है वो मैं मान लेता हूँ E के बराबर है। तो करंट इस पूरे सर्किट में जो फ्लो होगा दैट विल बी E/R+R, E/R+R, विच इज ऑप्शन नंबर ए, करंट फ्लोइंग इन द सेल। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सेल इज 4। तो कैपिटल R की किस वैल्यू के लिए हम मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं?
तो ये बात आप हमेशा याद रखना, जब हम बैटरी को, सेल को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो मैक्सिमम करंट हमें मिल जाता है। इसको आप मैथमेटिकली भी देख सकते हैं कि करंट हमने पिछले वाले सवाल में देखा था कि पूरे सर्किट में होगा E/R प्लस स्मॉल r। ईएमएफ को छेड़े बिना हमें सिर्फ कैपिटल R की वैल्यू को चेंज करना है और करंट को मैक्सिमाइज करना है। तो करंट मैक्सिमम तब होगा जब यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है मिनिमम होने वाली है। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 के बराबर होगा, यानी कि ये जो सेल है ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। देखिए इसको सेल कहा जाता है, दिस इज द सेल, और इसको यदि शॉर्ट सर्किट कर दूंगा तो हमारे पास इस पूरे सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट E/r के बराबर जो है फ्लो हो रहा होगा। I max is equals to E/r हमारे पास आंसर होगा फॉर कैपिटल R is equal to 0। एक सवाल और पूछा जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड हम यदि चाहते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, हम यदि चाहते हैं कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, मान लीजिए हमारे पास सर्किट ये है, ये बैटरी है और ये हमारे पास सेल है। तो यदि कोई पूछे कि इसमें मैक्सिमम जो वैल्यू है पावर जो ट्रांसफर है वो मैक्सिमम कब हो सकता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तब मैक्सिमम पावर यहाँ पे जनरेट होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो, मैक्सिमम करंट चाहिए तो रेजिस्टेंस को मिनिमम करना है, लेकिन मैक्सिमम यदि पावर चाहिए तो आपको लोड रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर करना है, तब उस R की वैल्यू पर आपको मैक्सिमम पावर जो है मिलने वाली है। तो इस वाले पर्टिकुलर सवाल का आंसर होगा कैपिटल R इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलें। व्हेन कैपिटल R इज इनफाइनाइट, कैपिटल R इनफाइनाइट है, तो यहां देख लेते हैं कि ये कैपिटल R है जिसका वैल्यू जो है वो इनफाइनाइट है। यहाँ पे हमारे पास सेल लगा हुआ है जिसका EMF E है, स्मॉल r इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बताइए बेटा इसका करंट इसमें कितना होगा? E/कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये वैल्यू इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट में यदि कोई फाइनाइट वैल्यू जोड़ूंगा तो भी इनफाइनाइट आएगा। तो ये मैं कह सकता हूं करंट जो है 0 के बराबर जाएगा, करंट जो है 0 के बराबर जाने वाला है। तो बताया आपसे, पूछा गया है आपसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये पूरा सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कितना होगा। देखिए भैया इसको करने के काफी सारे तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट 0 है तो ये रेजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे यदि पोटेंशियल की बात करें, मान लीजिए इस पॉइंट को, चलिए ऐसे वे भी स्टेप से आपको बताता हूँ, इससे आपको कोई डाउट हो ही ना, ठीक है। ये स्मॉल r हो गया, ये हमारे पास n हो गया। इस पॉइंट को मान लेता हूँ, इसमें करंट 0 है तो मैं कह सकता हूँ VO माइनस VN जो है करंट 0 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस 0 R। तो VO जो है वो VN के बराबर हो गया, यानी O पॉइंट का पोटेंशियल N पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया। और मैं जानता हूं कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर होता है? EMF के बराबर होता है। सो VP माइनस VO हम जानते हैं ये E के बराबर है, और VO किसके बराबर है? VN के बराबर है। तो VP माइनस VN किसके बराबर हो जाएगा? E के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी E के बराबर हो जाने वाला है, ठीक बात। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर द गिवन सर्किट, if the cell has an EMF of 2 volt and the internal resistance is 0.1, it is connected to 3.9 ohm resistance, the voltage across the cell will be equal to। अब यहां भी आप देखिए, एक अच्छी चीज आपको समझाता हूं। ये EMF है E, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ये इस बैटरी के टर्मिनल्स हैं, ये इस बैटरी के टर्मिनल्स हैं, और इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसे टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। टर्मिनल वोल्टेज इसे कहा जाता है। मैं मान लेता हूं इसको P मान लेता हूं, इसको N मान लेता हूं। इसका मतलब होता है VP माइनस VN इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है और कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। तो फॉर्मूला होता है VP माइनस VN इज इक्वल टू E प्लस माइनस I इंटू R। E प्लस माइनस I इंटू R। I जो है इस ब्रांच में करंट है, और E जो है इसका EMF है, R जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है।
अब कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा ये भी सुनिए। when battery discharges, जब बैटरी सोर्स का काम करती है, बैटरी सप्लाई करती है कि आओ मैं तुमको चार्ज देती हूं, मैं तुमको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती हूं, मैं तुमको एनर्जी देती हूं। जब बैटरी एक कह सकते हैं सोर्स का काम करती है या बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही होती है तो करंट डेफिनेटली पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगा, तो इस केस में उसे डिस्चार्जिंग कहते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो इस केस में जो टर्मिनल वोल्टेज होता है बेटा Vp माइनस Vn वो होता है E माइनस IR। और एक ऐसा केस जब बैटरी चार्ज हो रही होती है, बैटरी चार्ज कैसे हो सकती है, जब करंट इसमें बाहर नहीं निकले बल्कि अंदर घुसे। और वो कब हो सकता है कि जब एक बड़ी बैटरी, इसका भी बाप जो है यहां पे हो, एक बड़ी बैटरी यदि यहां पे लगा दी जाए तो ये वाली जो बैटरी है इसमें करंट ऐसे पार होगा तो हम कह सकते हैं कि ये वाली बैटरी चार्ज हो रही है इसके द्वारा। तो जब बैटरी चार्ज होती है, व्हेन चार्जिंग, बैटरी जो है चार्ज होती है तो टर्मिनल वोल्टेज की जो वैल्यू है वहां पे प्लस आ जाता है बीच में, E प्लस IR, ठीक है। तो जब एक बड़ी बैटरी साथ में प्रेजेंट है और इसको चार्ज कर रही है तो E प्लस IR जो है टर्मिनल वोल्टेज होगा इसके और इसके बीच में। और बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो Vp माइनस Vn जो है E माइनस IR के बराबर होगा। इस हमारे सवाल की यदि बात करें, इस सवाल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3.9 ओम है और बैटरी का जो EMF है वो 2 वोल्ट के बराबर है और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम के बराबर है। तो यदि आप देखें तो इस करंट जो है सप्लाई कर रही है हमारी बैटरी और करंट कितना आ जाएगा हमारे पास, V डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस विच इज 4 विच इज 1/2 एम्पियर के बराबर। ये हमारे पास टोटल करंट है और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है Vp माइनस Vn होने वाला है E माइनस IR, सो 2 माइनस I इंटू R विच इज 0.1। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 माइनस 0.05 विच इज 1.95 वोल्ट के बराबर। सो 1.95 वोल्ट के बराबर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। समझ गए आप, सारी चीजें याद रहेंगी। बैटरी जब चार्ज होती है तब E प्लस IR होता है टर्मिनल वोल्टेज, बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तो E माइनस IR होता है टर्मिनल वोल्टेज।